हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को सुप्रभात, सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़ भाई? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, संकुलों में बंधन। इसमें हम देखेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, पूरा संरचना देखेंगे, अष्टफलकीय चतुष्फलकी का संरचना देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ओवरलैपिंग देखेंगे, अतिव्यापन देखेंगे, सब कुछ देखने जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आता भी है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जो संकुलों में जो बंधन पाया जाता है अर्थात बंधन, ठीक है, टोटल कुल जो है बंधन अभी तक जितने थ्योरी दिए गए हैं वो 4 प्रकार के थ्योरी दिए गए हैं। पहला थ्योरी दिया गया है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत दिया है डियर स्टूडेंट, आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। आणविक कक्षक सिद्धांत, थोड़ा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, क्योंकि हमको इसके सिद्धांतों को समझना है, तभी तो जाकर के हम उसका संकलन कराएंगे। ठीक है, अष्टफलकीय चतुष्फलकी देखेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, फिर एकदम बेहतरीन अभी से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। देखिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या चीज बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी प्रकार के 2 और थ्योरी हैं। ठीक है, इसको आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। आज हम इसको और एक और पढ़ेंगे, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। और चौथा नंबर है हमारा, क्या चीज है, एक और है, और वो है आपका लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इस प्रकार 4 ठो जो है हमारा बंधन का बॉन्ड बनता है, जो उस पर 4 जो है सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला नंबर, वो है क्या चीज? VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को लिनियस पॉलिंग ने दिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसमें इसके द्वारा दिए गए सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है वो कौन कौन से आप लिखते जाइएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को लिनियस पॉलिंग ने दिया था और इसके प्रमुख बिंदु निम्न है, जिसमें फर्स्ट हमारा बिंदु आता है, चिंता ना करें, 5 ठो मात्र बिंदु है, 4-5 ठो, उसके बाद पूरा जो है एकदम बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि केंद्रीय धातु आयन के पास, केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को रखने के लिए रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। आप लिखते जाइएगा, पहला हो गया। तो रिक्त डी कक्षक उपस्थित, केंद्रीय धातु आयन के पास क्या रहता है? रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट? तो दूसरा ये है, आप लिखते जाएंगे, लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र के कारण केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक आपस में संकरित होते हैं। ठीक है, लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र के कारण केंद्रीय धातु आयन के रिक्त डी कक्षक आपस में क्या होते हैं? संकरित होते हैं। लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र संकरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर ये है क्या कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक एवं लिगेंड के पूर्णपूरित या अर्धपूरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा बिंदु होगा हमारा अतिव्यापन का। पूरा इन चीजों को हम लोग देखेंगे, अतिव्यापन। ठीक है, 3 पॉइंट लिख चुके हैं आप, चौथा पॉइंट लिखिए। अतिव्यापन के फलस्वरूप उपसहसंयोजी बंध बनता है, लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनता है, जो विषमक एवं दैशिक प्रकृति की होती है, जिसके कारण लिगेंड का एक निश्चित त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह है हमारा उपसहसंयोजी अतिव्यापन के फलस्वरूप लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनता है, जो विषमक एवं दैशिक प्रकृति का होता है, जिसके कारण त्रिविम में हमको ज्यामिति प्राप्त होती है।
पांचवा नंबर है 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर है डियर स्टूडेंट क्या चीज कि लिगेंड, प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में। अभी प्रबल लिगेंड क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के बहुलता नियम के विपरीत हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में हुंड के केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के बहुलता, अधिकतम बहुलता के नियम के विपरीत होता है। विपरीत समझ में आ रहा है? विपरीत मतलब क्या समझते हो? हुंड का कहना था कि इस प्रकार यदि सपोज ये p ऑर्बिटल है ना भाई, p ऑफकोर्स है, सबसेल है। अब इसमें उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले एक एक ठो जो भरेगा तीनों कक्षक में। हाँ, इसके बाद यदि उनके पास कक्षा नहीं है तब जो है उनका पेयरिंग क्या होगा, यहाँ होगा। अगर कक्षा है इधर और एक्स्ट्रा कक्षा है मान लो, तो ये यहाँ जाएगा ना कि यहाँ आएगा। ये किसका कहना था? हुंड का कहना था। लेकिन यहाँ चमत्कार होता है। कैसे चमत्कार होता है कि यहाँ नहीं भरा करके सिंगल आना चाहिए था। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथे ऑर्बिटल में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो कहाँ जाता है? पहले ऑर्बिटल में आ जाता है। हुंड के नियम का विपरीत। समझ में आ रहा है? तो यहां होता है किसके कारण? प्रबल लिगेंड के कारण। अभी प्रबल लिगेंड क्या है तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके जस्ट अगले क्लास में आपको मैं दूंगा, ठीक है। और अभी मैं आपको आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो भी अभी आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उस सबको पूरा अगर अच्छे से समझना है और जानना है कि रियल में है क्या चीज, एकदम बेहतरीन जो है कंटेंट है और कंसेप्ट है, जो कि आपको इसके जस्ट बाद जो हम CFT पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है। यहां भी मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पांचवा। छठवां एक और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आगे लिखिएगा 6वां नंबर में, इस प्रकार प्राप्त लिगेंड को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है, क्रमशः आंतरिक कक्षक संकुल एवं बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। आंतरिक कक्षक संकुल कब कहते हैं? जब किसी संकुल में संकरण में भाग लेने वाला डी कक्षक उपांत्य कोश का हो, डी कक्षक उपांत्य कोश का हो, तब हम उसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। n-1d कक्षक जब भाग लेता है तब हम उसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है। और जब डियर स्टूडेंट जब संकरण में बाह्य कक्षक डी और जो है बाह्य अंतिम कक्षक जो है डी ऑर्बिटल भाग लेता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या चीज? बाह्य कक्षक संकुल। टेंशन ना ले, आराम से समझाता हूं मैं इन चीजों को, आराम से एकदम हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक चीज, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो जब संकरण में उपांत्य कोश का डी ऑर्बिटल भाग लेता है तब आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। जब संकरण में बाह्य कोश का डी ऑर्बिटल भाग लेता है तब उसको हम बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। और इसी कारण ये हमारे 2 भागों में बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रारंभ करते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग अष्टफलकीय संकुल से। किस चीज से? अष्टफलकीय संकुल से। और अष्टफलकीय में हम लोग देखेंगे दोनों को, अष्टफलकीय संकुल, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल, तो अष्टफलकीय संकुल में हमेशा ध्यान रखिएगा, अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड होगा वो Ml6 N+- इस प्रकार का मिलेगा आपको। ये क्यों लिख रहा हूं इसको समझ लीजिए आप लोग। हमेशा अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संरचना उसके नाम पर पड़ा है अष्टफलकीय संकुल, ठीक है। तो वह जो है अष्टफलकीय संकुल हमेशा 6 लिगेंड वाले संकुल ही बनाते हैं। अष्टफलकीय संरचना 6 लिगेंड वाले, समझ में आ रहा है? 6 लिगेंड, इसलिए Ml6। अब इसमें 2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। 2 प्रकार का कौन कौन सा भैया? ये देख लीजिए, 2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। एक पाया जाएगा D2sp3 और एक पाया जाएगा sp3d2। ये देखिए 2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। अरे ये देखो ना भाई, 6 लिगेंड है,
6 ठो लिगेंड है मतलब 6 उपसहसंयोजी बंध बन रहा है। उपसहसंयोजी बंध का मतलब क्या है, 6 कक्षक भाग ले रहे हैं। 6 उपसहसंयोजी बंध का बने 6 लिगेंड मतलब 6 उपसहसंयोजी कक्षक। 6 लिगेंड मतलब 6 उपसहसंयोजी बंध, और 6 उपसहसंयोजी बंध मतलब 6 ऑर्बिटल पार्ट करेंगे, भाग लेंगे। तो 6 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 6 ठो कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस 1 p3 4 हो गया और 2 6, या sp3d2 6 हुआ कि नहीं। तो ये क्या है और ये क्या है ये बताइए। ये है, ये जो डी कक्षक है ये उपांत्य कोश का है, और उपांत्य कोश मतलब क्या समझते हो, लास्ट कोश के जस्ट पहले वाले कोश का। मतलब ये है डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, कि ये अगर इस प्रकार कुछ है, ये देखिए, ये कितने कक्षा है, 4 कक्षा है, कोश 4 ठो है कि नहीं है। अब मान लो ये 4s है, यहाँ 4s है, 4p है, 4d भी है, ठीक है, और 4f भी आ जाता है चौथा कक्षा में, आता है कि नहीं आता है। लेकिन यहाँ का 4s और 4p भाग ले, लेकिन d जो है यहाँ का भाग ले, d जो है यहाँ का भाग ले, तो जो हमको मिलेगा दैट इज अ आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल आंतरिक कक्षक संकुल। तब हम जो संकरण होगा उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकरण, आंतरिक कक्षक संकुल। प्राप्त संकुल को बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। और अष्टफलकी संकुल में हमको कुछ इस प्रकार का संकरण मिलेगा। तो समझ में आ रहा है, आंतरिक कक्षक संकुल में इस प्रकार का संकरण मिलेगा। बस इतना को जान लो, फिर वो नहीं है, इनका एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आता है ना एकदम सड़ा सड़ा सा है, ऐसी बना लोगे आप, समझ रहे हो। तो ये देखिए आंतरिक कक्षक संकुल जब ये बनेगा, और ये कब बनेगा भैया मैं बताऊंगा भी आपको, ये कब बनेगा मैं बताता हूं, ठीक है। और ये अष्टफलकी संकुल का एक वो है। अब जब यदि देखो चारों के चारों यहां से भाग लेंगे, मतलब 4s 4p 4d चारों तीनों के तीनों यहां से भाग लेंगे बाह्य कक्षक से, तब जो हमें हमारा बनेगा वो बनेगा sp3d2। इसको बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल, आउटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। अब ये संभव कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको, ये संभव कैसे होता है, इसीलिए एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, फिर चलिए देखते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, अष्टफलकी संकुल। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं आंतरिक कक्षक संकुल को, फिर इसका बाह्य कक्षक संकुल का एक एग्जाम्पल देख लेंगे। आंतरिक कक्षक संकुल, थ्योरी लिखिए, क्या लिखिए, थ्योरी लिखिए, ठीक है, थ्योरी लिखिए। ये कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बताऊंगा मैं। आंतरिक कक्षक संकुल, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज है वो, ये देखिए फेरोसाइनेट बेस्ट, पोटेशियम फेरोसाइनेट का है ये, पोटेशियम को हटा दीजिए, फेरोसाइनेट आयन का, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट आपका 2 आयन हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल आंतरिक कक्षक संकुल का, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, थ्योरी मैं बताता हूं सब चीजें, एक एक चीज को लिखो भाई। क्या चीज, आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल, इस प्रकार के संकुल में D2sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा, D2sp3 संकरण पाया जाता है। इसमें बाह्य कोश का 1s 3p एवं उपांत्य कोश का 2d ऑर्बिटल कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में बाह्य कोश का 1s 2p और उपांत्य कोश का, बाह्य कोश का 1s 3p और उपांत्य कोश का 2d कक्षक भाग लेते हैं। इस प्रकार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 d2, ठीक है, ns और np3, इस प्रकार, ठीक है जी। इस प्रकार प्राप्त संकरण में संकुल का जो आकृति होता है, आकृति संरचना वो होता है डियर स्टूडेंट चतुष्फलकीय। क्या होता है, सॉरी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। अरे अष्टफलकीय पढ़ रहे तो अष्टफलकीय नहीं होगा रे मेरे भाई, क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। इतना लिख लेंगे, समझ में आ गया। अब लिखना है, देखिए क्या लिखना है आपको, हमको दे रखा है क्या चीज, ये हमको लेना है। अगर आएगा आंतरिक कक्षक संकुल को समझाइए तो आपको याद रखना है, इसी को लेना है आपको, ठीक है। यदि वो बोलेगा कि इस चीज में पर्टिकुलर, इस चीज में, इस संकुल में आयन में आप बंधन समवायता बंधन को समझाइए, ठीक है, या संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए इसके द्वारा,
ठीक है, तो अच्छी बात है, हमको दे दिया है, तो फिर इसको पकड़ के चलना है। या बोलेगा कि आंतरिक कक्षक संकुल को समझाइए, तो आपको ये रट्टा मार के रखना है। अष्टफलकीय संकुल को समझाइए तो रट्टा मार के रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको लेना पड़ेगा। तो CN6 और ये हो गया हम लोग का 4-। तो इसमें जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उसका आपका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा भाई। ये देखिए भाई, सब लोगों को पता है, मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, ये आयन के फॉर्म में है, तो इसका जो है टोटल ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो आयन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयन के बराबर होता है। -4 है तो -4 के। अब हम सबको पता है इसका तो निकालना है। अब साइनाइड का, तो साइनाइड का सबको पता है साइनो 1 होता है, 1 ठो का 1 होता है, और 6 ठो है तो इसका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 1 का -1 होता है तो 6 है तो -6 हो जाएगा। जब इसको उधर ले जाओगे तो 2 आ जाएगा जी। तो इस प्रकार से ये हमारा, ठीक है। अब ये देखिए Fe2+, तो 2+ है, तो इसका हम सबको पता है Fe का होता है 26। कितना होता है, 26, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन 18 ऑर्गन का हो गया। ठीक है, 4s2 18 2 20 एंड 3d6 26 हो गया कि नहीं, 26 होता है। तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज, ऑर्गन 18, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d6 हो गया। तो सामान्य अवस्था में, किसमें, सामान्य अवस्था में लिखना है आपको, ऐसा मैं बता रहा हूं, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था लिखना है। सामान्य अवस्था में क्या होगा, ये देखो आप, सामान्य अवस्था में डियर स्टूडेंट ये है हमारा 4s रिक्त है, पूर्णतः रिक्त है। ठीक है, 4s क्या है, रिक्त है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4s। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हम लोगों का, ये देखिए d है, तो 1 2 3 2 5 इस प्रकार से, और इसमें है टोटल हमारा नंबर ऑफ 6 d ऑर्बिटल में, ऐसा 4s और 4p भी क्या है, पूर्णतः रिक्त है। 4p भी क्या है, पूर्णतः रिक्त है, ज्यादा बड़ा बना दिया मैं, इस प्रकार रिक्त है 4s और 4p। सबको समझ में आ रहा है, इतना चीज सबको अच्छे से समझ में आ गया भाई, इतना चीज समझ में आ गया। या एक काम करो ना, 3D को पहले बना दीजिए, 3D को पहले बना दीजिए। चलिए एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, 3D को पहले बना देता, थोड़ा छोटा बनाओ यार, ज़्यादा बड़ा ही बनाएंगे। 2 4 और 1 5, 3D को पहले बना देते हैं। 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से है। 3D के बाद क्या बना देंगे, 4s बना देंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4s बना देंगे। तो यहाँ 3D के बाद हो जाएगा 4s, यहाँ 0 है ऐसा, और अंत में हमारा 4p है जो कि रिक्त है, क्योंकि 4p आगे है और आगे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो रिक्त रहेगा। अब देखिए उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये देखिए ध्यान से देखना, यहाँ जो हमारा लिगेंड है ना वो साइनाइड है, और साइनाइड को प्रबल लिगेंड कहते हैं। तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में, मैं अभी बिंदु लिखवाया था आपको, प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में हमारा जो युग्मन है इलेक्ट्रॉनों का, वो हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम से के विपरीत हो जाता है। मतलब ये युग्मन के विपरीत हो जाता है, और उत्तेजित होकर के कहाँ जाता है, ये देखिएगा, उत्तेजित होकर के कहाँ आ जाता है, ये देखिएगा 1 2 3 2 5। ठीक है, उत्तेजित होकर के कहाँ कैसे हो जाता है ये देखिएगा, और ये है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के कहाँ जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये देखिएगा, ये आ जाता है यहाँ और ये आ जाता है यहाँ। ठीक है, लिगेंड के लिए, क्यों, लिगेंड 6 लिगेंड आने वाले हैं ना, इसको थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर एकदम फास्ट पढ़ेंगे। 6 लिगेंड आने वाले हैं, तो उसके लिए 6 ठो रिक्त कक्षक होना चाहिए, गेस्ट के लिए 6 ठो रिक्त कक्षक होना चाहिए। 1 2 3 4 था, लेकिन 2 और चाहिए मुझे, तो 2 और चाहिए, तो कहाँ आ सकता है ये बताइए। 4s 4p 4d, आगे 4d भी है, ऐसा नहीं है, आगे 4d भी है जो रिक्त है पूर्णतः। तो या तो sp3 और d2, 2 ठो उधर का ले सकता है, या 2 इधर का ले सकता है, इधर का। तो ये तो भरा हुआ है, तो लेना किधर चाहिए था, उधर चाहिए था। एक्चुअल में इसके बाद क्या आएगा, 4d आना चाहिए था ना भाई, 4d, 4s 4p 4d, 4d आना चाहिए था, 4d आएगा भी, यहाँ भी रिक्त है, तो या तो यहाँ पे एक साइनाइड यहाँ 2 3 4 5 6,
तो ये कौन सा संकरण हो जाता है, sp3d2 संकरण हो जाता, होता कि नहीं। लेकिन होता क्या है, ये प्रबल है, लिगेंड प्रबल होने के कारण वो हुंड के नियम का विरोध कर देता है। मतलब इसको इधर नहीं आना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिवर्स इधर आ जाते हैं और उपांत्य कोश खाली हो जाता है। होना चाहिए था बाह्य कोश, ठीक है, संकरण होना चाहिए था उधर, लेकिन हो जाता है इधर, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था। अब देखेंगे संकरण अवस्था। तो संकरण अवस्था में क्या होता है, संकरित अवस्था में हो जाता है कुछ ऐसा, 1 2 3 2 5 5 और ये 3, तो ये आ गया डबल, यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया यार। संकरण कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक संकरण हो जाएगा। ये देखिए, तो कौन कौन सा संकरण हुआ, sp2 सॉरी dsp3 d2sp3 दिख रहा है ना आपको। तो यहां संकरण हमको कौन सा मिल गया, संकरण मिल गया, बताइए, d2sp3 संकरण मिल गया। अब देखते हैं अतिव्यापन। आप लोग लिख लेंगे छोटा सा अतिव्यापन। तो अतिव्यापन में क्या होगा, सीधा सीधा अतिव्यापन में देखिए, यहां है मेरा 5 ठो ऑर्बिटल है। अरे यार जगह छोटा हो गया, अरे भाई थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 2 5, ठीक है। अतिव्यापन करा रहे हैं, एक s कक्षक है और 3 और p कक्षक भी है, थोड़ा जगह छोटा हो गया, आप लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। 2 ठो यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। अब 6 ठो साइनाइड आ गया, अतिव्यापन कैसे होगा, तो ये हो गया, देखो ये क्या चीज है, केंद्रीय धातु आयन का रिक्त कक्षक और लिगेंड का पूरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो 6 ठो लिगेंड है, 6 ठो साइनाइड है, एक आ जाएगा साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, ठीक है, साइनाइड और साइनाइड और साइनाइड, लिगेंड के पूरित कक्षक और केंद्रीय धातु आयन के अरिक्त कक्षक। तो दोनों मिलाकर के क्या बना लिए, 6 ठो जो है सहसंयोजी बंध बना लिए। ये हो गया अतिव्यापन, समझ में आ गया। इस प्रकार हमको कौन सा संकरण मिल गया, d2sp3 अर्थात आंतरिक कक्षक संकुल मिल गया। अब इसमें 2 चीज और बताना है आपको, संरचना बतानी है, बनाना भी है, बताना भी है, संरचना और दूसरा आपका क्या चीज, इसकी 3 चीज बतानी है, उपसंयोजी कक्षक, उपसंयोजी बंध की संख्या, और ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो ये देखते हैं संरचना कैसे बन जाएगा इसका। संरचना अगर छोटा सा बनाऊं, या इधर मिटा देता हूं, आप थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना, नोट कर लीजिएगा। संरचना अगर बनाना चाहे डियर स्टूडेंट, तो संरचना कुछ ऐसा बन जाएगा इसका, साइनाइड ना, NC CN। तो इस प्रकार हमको जो है अष्टफलकीय, सॉरी यार, ये और इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, अष्टफलकीय संरचना प्राप्त हो जाती है ऐसा। अब बीच में कौन सा है, सेंटर मेटल Fe, ठीक, इसकी ऑक्सीकरण अंक है 2+, इसकी ऑक्सीकरण अंक है 2+, और बाहर में लगा है 2+, समझ में आ गया। तो ये चीज जो है आपको पूरा बना करके जो है 4- है, दिखाना है, ठीक है। ये इस प्रकार अष्टफल की संरचना लिखेगा, क्या लिखेंगे, अष्टफल की संरचना। अब ये देखो, ये उपसंयोजी बंध कितने हैं भाई, सामान्य से दिख रहा है यार, 6 ठो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 6 ठो आपको दिख रहा है ना भाई, मुझे भी दिख रहा है, वेरी गुड। और बताइए इसकी अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताने के लिए एकदम सिंपल सा ये चीज ये होता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, तो यहाँ टोटल कुल नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितना है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिख रहा है क्या, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, चुंबकीय प्रकृति क्या हो गई, प्रतिचुंबकीय। समझ में आ गया। तो इतना चीज आपको करके दिखाना है, बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी का देखना है, लेकिन ये क्या रहेगा, हमारा बाह्य कक्षक संकुल रहेगा। क्या चीज रहेगा, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे, बाह्य कक्षक संकुल किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे किसमें, अष्टफलकीय संकुल में देखेंगे, अष्टफलकीय संकुल में देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट मेरा कि कोबाल्ट
हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इस पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग पहले थ्योरी लिख दीजिएगा, बाह्य कक्षक संकुल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लिखिए, क्या लिखिए, इस प्रकार के संकुल में sp3d2, क्योंकि अष्टफलकीय है, Ml6 प्रकार का है, तो sp3d2 संकरण पाया जाता है जिसमें 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 बाह्य कक्षक का एक S, 2p, 3p एवं बाह्य कक्षक का ही एक दो डी कक्षक भाग लेते हैं, अर्थात NH2, ठीक है, sp3d होता है ना, NP3 और 3 ठो मतलब 3 ले लेगा, और D जो है हमारा कितना लेता है, D जो है D2, 2 ठो D बाह्य कक्षक का। यहाँ N-1 नहीं लिखा हूँ, देखो, और इधर नहीं लिखा हूँ, इधर लिखा हूँ, बाह्य कक्षक का हो रहा है, क्योंकि देख लेंगे ना अभी। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है। चलिए देखते हैं, इसकी आकृति सबको पता है, संरचना क्या पाई जाती है, अष्टफलकी ही होगी, समझ में आया, अष्टफलकी ही होगी। चलो देख लेते हैं उसको फर्स्ट जल्दी से। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका दे रखा है हमको, कोबाल्ट इस प्रकार दे रखा है 3-। तो यहाँ भाई सबको पता है यार, इसका ऑक्सीकरण अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट 3+। रीजन क्या है बताइए, ये 6 ये हो गया, -6 को बराबर के उस साइड ले जाओगे तो +6, तो हो जाएगा 3। तो ठीक है, तो कोबाल्ट का हम सब लोगों को पता है, कोबाल्ट का कोटा 27, तो ये हो जाएगा ऑर्गन 18 के बाद हमारा हो जाएगा 4s2, 18 2 20 और 3d7, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब बात करेंगे हम लोग कोबाल्ट 3+ का, तो इसका हो जाता है, क्या हो जाएगा बताइए, 3 ठो बाहर निकालना है आपको। तो 3 ठो बाहर कैसे निकलेगा, ऑर्गन 18 और ये हो जाएगा 4s0, बाह्यतम कोश से पहले 2 ठो निकल गया, अब 1 ठो हमको उपांत्य कोश निकालना पड़ेगा, मतलब 3d6 हो जाएगा, 1 ठो यहाँ से निकालेंगे तो हो गया। सामान्य अवस्था लिखना है यहाँ पे, सामान्य अवस्था, और सामान्य अवस्था लिखने के बाद आप सबको पता है अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली काम करना है। ठीक है, कैसे हो जाएगा बताइए जल्दी से, 3D है, ठीक है, तो 3D को पहले बना देते हैं, 1 2 3 1 2 3 2 5, कितना है भैया, 6 ठो है, 7 हो गया, 6 ठो, चलो ठीक 6। उसके बाद एक S, फिर 3P, और फिर अगेन हमको क्या करना है, D बनाना है। क्या बनाना है, 1 2 3 2 5 D, 3S 3P और 3D, जो कि तीनों की तीनों रिक्त है। सॉरी 3D तो यहाँ है यार, 4S 4P 4D, ये जो है पूरा रिक्त है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय धातु आयन का रिक्त कक्षक। अब हम देखेंगे उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ उत्तेजित अवस्था कुछ नहीं होगा, कुछ उत्तेजित अवस्था नहीं होगा, ठीक है, ये वापस नहीं आएंगे। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं भाई, प्रबल लिगेंड होता है तो वो जो है वापस आता है प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस N-D में आ जाता है आंतरिक कक्षक में। जबकि दुर्बल लिगेंड, तो दुर्बल और प्रबल लिगेंड क्या है, इसके लिए मेरे अगला आने वाले क्लास अटेंड करना पड़ेगा आपको, CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, वह एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसका एक सीरीज है, श्रेणी है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा जो है आपका प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी वहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ हम EG T2G इनके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर भी अभी आपके वर्तमान स्थिति के लिए बता देता हूं मैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब दुर्बल है। ठीक है, NH3 अमोनिया एमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, और हमारा साइनाइड, ये सब जो है प्रबल लिगेंड है। इनके क्षेत्र, इनके ये अगर रहेगा लिगेंड के रूप में ये रहेंगे तो उनमें क्या होगा, युग्मन होगा। अगर ये रहेंगे तो युग्मन नहीं होगा, ये दुर्बल है, इनमें उतना शक्ति नहीं होता कि उनका युग्मन करा सके। एकदम बेहतरीन सिद्धांत है यार, पढ़ाऊंगा मैं, अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और उसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो उत्तेजित अवस्था यहाँ नहीं पाया जाता, सीधा सीधा आता है संकरण। तो भैया संकरण में आप सबको दिख रहा है, संकरण कैसे होगा इसका, ये देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार। ठीक है, एक S 3P और इस प्रकार 5D, तो संकरण हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। कितना संकरण होगा बताइए, ये लीजिए, एक S 3P और D2, क्योंकि 6 फ्लोरीन आने वाले तो 6 ठोक कक्षक को आपको घेरना है,
6 खाली रहना चाहिए, 6 हो गया। अतिव्यापन में इसी में लिखिए, मैं बना देता हूँ, अतिव्यापन लिखिएगा। और अतिव्यापन में क्या करना है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, संकरण हो गया हमारा sp3d2। अब आपको संरचना बनाना है, संरचना सेम बनने वाली है। कैसे संरचना बन जाएगा ये देखिए, ऐसा बन जाएगा कुछ। क्या है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फ्लोरीन 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 और यहाँ और फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन। अब सेंटर मेटल है हमारा कोबाल्ट, ठीक है ऐसा। और ये है हमारा 3- इधर, और इसका है 3+, यहाँ पे 3+। समझ में आ गया। तो क्या है, अष्टफल की संरचना। अब बताइए कि इसमें उपसतही बंध की संख्या कितना है, 6 ही रहेगा। अष्टफल की तो 6 ही रहेगा, चतुष्फल की तो 4 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो इसकी चुंबकीय प्रकृति आप लिखेंगे ऐसा, चुंबकीय प्रकृति, और उसके बाद लिखेंगे अनुचुंबकीय। क्यों अनुचुंबकीय है, ये देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय। चलिए ठीक है, अब देखते हैं चतुष्फल की। अर्थात चतुष्फल की में भी 2 प्रकार का होगा। क्या चीज, बाह्य कक्षक संकुल एवं आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है। बाह्य कक्षक संकुल एवं आंतरिक कक्षक संकुल किसमें, चतुष्फलकीय में। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, चतुष्फलकीय। आंतरिक कक्षक संकुल को देख लेते हैं पहले। आंतरिक कक्षक संकुल, तो इसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, NH3 4 2+, ठीक है, 2+ से ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो यहां देखिए एमीन है, मतलब यहां क्या हो जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। प्रबल है ना, प्रबल लिगेंड रहेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा मेरे भाई, दुर्बल रहेगा तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, बस ठीक है। जल्दी जल्दी बना देते हैं, इसको भी बताना पड़ेगा क्या। इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकुलों में डी, देखो आंतरिक कक्षक संकुल है ना, तो DsP2 2 2 4 DsP2 संकरण पाया जाता है, जिसमें उपांत्य कोश का एक D कक्षक, ठीक है, और बाह्य कोश का एक S कक्षक एवं बाह्य कोश का 2 P कक्षक भाग लेते हैं। इस प्रकार के संकुलों की आकृति वर्ग समतलीय होती है। याद रख लीजिएगा, रट्टा मान लीजिएगा, वर्ग समतलीय, ठीक है। अगर वो आंतरिक कक्षक संकुल रहेगा तो हमेशा वर्ग समतलीय बनेगा चतुष्फलकीय में। अगर बाह्य कक्षक संकुल रहेगा चतुष्फलकीय में तो क्या बनेगा, चतुष्फलकीय बनेगा, ठीक है। तो वर्ग समतलीय बनता है। जैसे एग्जांपल यही वाला लेते हैं, तो यहाँ कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, 2+, क्योंकि एमीन तो होता है 0, तो 0 हो जाएगा। तो बाह्य जो आयन है वही उसकी आवेश है, वही उसकी ऑक्सीकरण अंक हो जाएगी। तो कॉपर का सबको पता है 20 आयन होता है, तो 20 आयन होता है, तो आर्गन 18 और 4s2, ठीक है, 4s2 3d, ये एक्चुअल में ऐसा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो गया। तो अब हम इसका सामान्य अवस्था में देखेंगे, सामान्य अवस्था में आप पूरा बनाएंगे ना, सामान्य अवस्था में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा 3D से चालू कर दीजिए, D से 1 2 3 2 5 सामान्य अवस्था, और ये S और 3 ठो P, ये लीजिए। तो यहाँ जाएगा हमारा 2 4 6 8 1 9 आ गया, और ये तीनों रिक्त रहेंगे। समझ में आ गया। सामान्य अवस्था में ऐसे लिखिएगा। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा पता है, यहाँ चमत्कार होता है। कैसे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ये हो गया मेरा क्या चीज़, 4s रिक्त है, 4p रिक्त है पूरा, 4d है ये। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 4d आएगा। तो ये निकल के उत्तेजित अवस्था में यहाँ चला जाता है, क्योंकि ये प्रबल लिगेंड है। तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, तो आंतरिक कक्षक संकुल तब बनेगा जब हमारा डी पार्ट लेगा। कौन सा डी पार्ट लेगा, उपांत्य कोश का। तो ये तो बाह्य कोश है, बाह्य कोश है कि नहीं है, और 4 उठाने वाला, तो 4 जगह खाली होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ नहीं ले जाऊंगा, यहाँ नहीं ले जाऊंगा, तो कौन सा भाग लेगा, 1 2 3 4 5, सॉरी यार 1 2 3, क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ नहीं ले जाता हूं तो कैसे बनेगा ये बताओ, संकरण कैसे होगा, इसका ये sp3 संकरण हो जाएगा,
4 ठो कक्षक इसमें sp3 संकरण हो जाएगा, जबकि आंतरिक कक्षक संकुल में dsp2 संकरण होना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसको यहाँ ले जाना पड़ रहा है, चला जाता है प्रबल लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस प्रकार, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, अब एक स्पेस खाली हो गया, और ये हो गया S, ठीक है जी S, और ये हो जाएगा हम लोगों का P, ओके। और ये लास्ट में हमारा बच गया है D, 4 1 5, तो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो संकरण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार यहाँ से, ये देखिए संकरण हो गया। तो संकरण में क्या होगा, DsP2। अब इसी में क्या होगा, अतिव्यापन लिखिएगा, अतिव्यापन लिखने के बाद फिर से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ क्या क्या भर देंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन है कि क्या है, एमीन है, सॉरी फ्लोरीन में कहाँ होता है, एमीन में होता है, एमीन एमीन NH3 सब में लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा ऐसा, NH3 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब यहाँ जो है उपसमूह बंध की संख्या कितना है, 4 है सर। चुंबकीय प्रकृति क्या है, चुंबकीय प्रकृति क्या है, तो मैग्नेटिक नेचर जो है इसका वो है पैरामैग्नेटिक। रीजन क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हो जाएगा अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसकी संरचना कैसे बनाना है, तो वर्ग समतली है, वर्ग समतली ऐसा बन जाएगा इसकी संरचना, ये देखिए सिंपल, एकदम सिंपल। कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो बीच में है हमारा क्या चीज, बता दीजिए थोड़ा सा, क्या चीज है जी, कॉपर है, कॉपर 2+, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का H3N NH3H3M, इस प्रकार, ओके। ये दैट्स इट, खत्म। अब चलिए देख लेते हैं इसी में हम लोग क्या चीज, बाह्य कक्षक संकुल। तो बाह्य कक्षक संकुल में आपको क्या लिखना है, बाह्य कक्षक संकुल में लिखना है, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए बाह्य कक्षक संकुल में, बाह्य कक्षक संकुल में आपको क्या करना है, निकेल का निकालना है। तो निकेल का मेरे भाई कितना होता है बता दीजिए, 28, ठीक है। तो 28 मीन्स ऑर्गन 18, और ये हो जाएगा 4s2 3d8। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस प्रकार से। सामान्य अवस्था में आप सबको पता है 3D, यहाँ तो आपका 0 है ना, उदासीन है, तो ये इतना ही रहेगा, तो यहाँ इतना ही रहेगा। सामान्य अवस्था में आप पहले बनाइएगा 3D को, तो 3D को जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 ठो, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ है 8, 4 6 6 2 8 हो गया। और बाह्य कक्षक 4s कंप्लीटली खाली है, और 4p भी पूर्णतः खाली रहेगा, 4s 4p खाली रहेगा। अब ये देखो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, तो ये प्रबल आपका यहाँ पे क्या होगा, उत्तेजित अवस्था, देखिए भाई यहाँ ये वापस रिवर्स नहीं आएगा, ठीक है। बाह्य कक्षक संकुल देख रहे हैं हम लोग, तो बाह्य कक्षक संकुल में सीधा उत्तेजित नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा आपका संकरण। संकरण में क्या होगा, 3, ये हो जाएगा 3 और 3 2 5, और ये 4s और ये 4p, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस प्रकार से, यस 8, ठीक है। ये संकरण यहाँ से पाया जाएगा, sp3 संकरण, ठीक है। जब आप यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे बता दीजिए मुझे, अतिव्यापन लिखेंगे तो यहाँ क्या है, कार्बोनिल, इस प्रकार से आप जो है भर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो उपसमूह बंध की संख्या है वो 4 है, ठीक है। चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा आंतरिक कक्षक संकुल क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, बाह्य कक्षक प्रतिचुंबकीय होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी आकृति क्या हो जाएगी, संरचना होती है इसकी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसे हो जाएगी, ये देखो क्या चीज़ है बीच में, निकिल है भाई, निकिल बना दीजिएगा ऐसा, और क्या है ये इस प्रकार, ठीक है। तो चतुष्फलकीय है और संकरण sp3, ओके। एक आग नोट लिख लीजिए, नोट क्या है, होमवर्क है, होमवर्क है। अब होमवर्क में क्या है, ये देखो आपके लिए होमवर्क है, इसका देखिएगा, बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये CN63 माइनस और
NH3 6 3+। ओके, इन दोनों को बना करके सेंड कर दीजिएगा पूरा अच्छे से, बढ़िया से। डियर स्टूडेंट, जो आंतरिक अक्षक संकुल है उसे हम लोग निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। लिख लो, आंतरिक अक्षक संकुल को निम्न चक्रण संकुल भी कहा जाता है। क्यों? कल के क्लास में। और बाह्य अक्षक संकुल को उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। क्यों? कल के क्लास में। ठीक है, चलिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं, लिमिटेशंस की, इसमें क्या क्या कमी रह गई, उसके बाद आज के क्लास को द वीबीटी की सीमाएं या कमियां। क्या क्या है इधर सुनिए। पहला, 3 ठो है। पहला, यह संकुलों के स्थायित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देता। दूसरा, यह लिगेंडों के प्रबल एवं दुर्बल प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। तीसरा, यह लिगेंडों के चुंबकीय प्रकृति के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं देता। ठीक है, चौथा और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, यह केवल लिगेंड और उस केंद्रीय धातु आयन के मध्य उपसंयोजी बंध के बारे में जानकारी देता है, आयनिक बंध के बारे में जानकारी नहीं देता। ठीक है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं। ठीक है, कि ये हमको संपूर्ण जानकारी नहीं देता, और इसमें जो कमजोरियां हैं तो उसका सुधार होना अनिवार्य है। तो सुधार होने के लिए कौन सा आ जाता है फिर? आपका आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां जाके देखिएगा, वहां ऑक्सीजन को भी क्या बता देता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय है, जबकि VBT से पता नहीं चलता है जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन, यहाँ तो खैर हम संकुल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आप कक्षा 11वीं में और पढ़ रहे होंगे, वहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय के बारे में जानकारी नहीं देती थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जानकारी देती है। ये उपसंयोजी बंध के बारे में जानकारी देता है, संकुलों में आयनिक बंध के बारे में जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे CFT तो वहां वो बताएगा कि आयनिक बंध सिद्धांत भी होता है, आयनिक बंध भी पाया जाता है, तो वो देखेंगे हम कल, टुमारो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।